जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, 3 बीघा कॉरिडोर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट जहां एक लैंड सर्वे ने अचानक सिक्योरिटी टेंशन का रूप ले लिया। कूच बिहार के मेखलीगंज सेक्टर में जब इंडियन ऑफिशियल्स और बीएसएफ बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन का सर्वे कर रहे थे, तब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी ने इस पर ऐतराज जताया और देखते ही देखते दोनों तरफ से बॉर्डर फोर्सेस आमने सामने आ गए और पूरे इलाके में टेंशन का माहौल बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वे ऑपरेशन के दौरान फेंसिंग को लेकर विवाद खड़ा हुआ और बॉर्डर पर हाई अलर्ट जैसे हालात देखने को मिले। ये सब उस वक्त हो रहा है जब भारत बांग्लादेश बॉर्डर के जो अनफेंस्ड हिस्से हैं उसको जल्दी से जल्दी सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। अब सरकारी आंकड़ों की हम बात करते हैं तो उसके मुताबिक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के जो हम उसकी बात करते हैं वो एक बड़ा हिस्सा अभी भी पूरी तरह से फेंस नहीं है, जिसको हम पोरस बॉर्डर कहते हैं। और फेंसिंग जो है उसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक बॉर्डर सर्वे पर इतना विवाद क्यों? क्या ये सिर्फ जमीन नापने का मुद्दा है या इसके पीछे बॉर्डर सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स की बड़ी कहानी छुपी है? क्या बांग्लादेश की तरफ से हो रहा विरोध सिर्फ टेक्निकल ऑब्जेक्शन है या फिर भारत के फेंसिंग मिशन को लेकर बढ़ती बेचैनी? और क्या 3 बीघा कॉरिडोर एक बार फिर साउथ एशिया की या फिर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं सबसे सेंसिटिव फ्लैश पॉइंट में से एक बनता जा रहा है? आज जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं और जब बात करेंगे तो उस बॉर्डर टेंशन की जिसने हमने देखा है कि कई बार भारत और बांग्लादेश की जो सीमा सुरक्षा है उसके भविष्य को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े कर दिए। तो शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को और इस चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी, जिनसे हम इस पर पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, आखिर 3 बीघा कॉरिडोर में फेंसिंग सर्वे को लेकर जो बीएसएफ और बीजीबी के बीच में ये विवाद हुआ कि क्यों और किस तरह से ये इतना बड़ा मतलब के फोर्सेस आमने सामने आ गए, हाई अलर्ट जैसे हालात हो गए? देखिए अंबर जी, ये जो फेंसिंग है ये ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि नेक्स्ट 45 डेज के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर की फेंसिंग कर देंगे। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं। यहाँ तक लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि आप बंगाल से अलग हो जाइए। 17 करोड़ बांग्लादेशी सपोर्ट करेंगे ममता दीदी को। ढाका में रैली निकाली जाती है, नरेंद्र मोदी को मारने की बात बोलती है, शुभेंदु अधिकारी की मारने की बात होती है। फिर आप देखिए आईएसआई का जो फेक करेंसी रैकेट है वो भी एक्सपोज हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि अनफेंस बॉर्डर के कारण आप देख रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इलीगल इमिग्रेशन ज़्यादा हो रहा है। इलीगल माइग्रेशन जो है बांग्लादेश से एक तरह से निरंतर होता जा रहा है। आप उसके बाद देखिए कैटल स्मगलिंग होती है। भारत से जो गायें होती है उनको स्लॉटर करने के लिए बांग्लादेश भेजा जाता है। फिर फेक करेंसी का तो रैकेट हमने अपने शो में बार बार बोला ही है कि कैसे ड्रोन के द्वारा मालदा मुर्शिदाबाद के अंदर जो सारे मटेरियल्स हैं नोट प्रिंटिंग के, फेक नोट प्रिंटिंग के, 500 रुपए के नोट प्रिंटिंग के, उसके सारे सामान पहुंचाए जा रहे हैं। फिर नारकोटिक्स मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा चल रहा है और इसी के लिए देखिए मणिपुर का इश्यू भी, दैट इज द रीजन ऑफ द बॉइलिंग। Manipur is boiling because BJP government or central government have taken strict action अगेंस्ट नारकोटिक्स। जो वहाँ पे जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त रवैया अपनाया है। और ये जो क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल नेटवर्क है उसको ख़त्म करना और इलीगल वेपन सेल्स और स्मगलिंग को रोकने के लिए किया जा रहा है। उस बीच में ये क्या हो रहा है कि जो 3 बीघा बॉर्डर है ना वो एक तरह से बहुत ही कम्बरसम बॉर्डर है, स्ट्रेट बॉर्डर नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे कर्व्स हैं जिसमें कुछ एरियाज ऐसा है एक टाइम पे कि वो इंडिया में रहता है, कुछ एरिया बांग्लादेश में आता है, बीच में इंडिया का बॉर्डर रहता है। ऐसा कुछ वहाँ पर बहुत सारे एनक्लेव्स हैं। बहुत हद तक ट्राई भी किया इंडिया ने ये इश्यू को सॉल्व करने के लिए, बट अब ऐसा हो गया है कि भारत की सिक्योरिटी जो है वो इम्पोर्टेंट हो चुकी है। बांग्लादेश ने भारत की जो रियायत दिया है हमने उनको 55 साल से, उसका भरपूर फायदा उठाया है। भारत के अंदर इलीगल बांग्लादेशी आके बस चुके हैं। आप देखिए बॉम्बे के अंदर वहाँ पर भी जब तोड़फोड़ हुई थी वहाँ पर भी
तो आपने ये भी देखा कि कैसे वहां पर जो है जब बुलडोजर चलाया गया बॉम्बे के अंदर, कितने सारे इलीगल बांग्लादेशी वहां पर पाए गए। तो इसका मतलब यहाँ से एक तरह से जो भारत का जो हाफ फ्रंट है वो यहाँ से एक तरह से उत्पत्ति होता है इसका। तो भारत सरकार अब एक तरह से उधर फेंसिंग कर रही है, और अमित शाह जी ने बोल ही दिया है कि स्मार्ट बॉर्डर लगाने वाले हैं। वो ये क्लियर कट बोल चुके हैं कि अभी हमको इन्फिल्ट्रेशन स्टॉप करने की जरूरत है, और स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट वो जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान दोनों जगह वो लगाने वाले हैं, और ये होगा। अमित शाह जी ने क्लियर कट बोल दिया है। और आप देखिए कि जो रिपोर्ट्स आए हैं, शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने लैंड भी अलोकेट कर दिया है, और बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जिसको ममता दीदी ने रोक के रखा था, नेशनल हाईवेज, उसको भी अलोकेट कर दिया। तो एक कंप्लीट रिवैम्प होता जा रहा है हमारा ईस्टर्न बॉर्डर। और आप देख रहे हैं कि कैसे वहां पर जो डेमोग्राफी चेंजेस हुए हैं उसके कारण लोग वापस जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक तरह से आप देखिए कि जब से बीजेपी की सरकार आई है वहां पर लोग रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने तो डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट वाला सिस्टम अपना लिया है। सीधा बोल दिया बीएसएफ को कि आप इनको खड़ेद दीजिए, आपको इनको कस्टडी में लेने की जरूरत नहीं है। तो भारत ने स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपना लिया है इन्फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट। ये एक तरह से भारत के अंदर जो क्रिमिनल सिंडिकेट है वो इसको अपोज कर रहे हैं। वो जितने भी लोकल्स अगर वहां पे अपोज कर रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ द क्रिमिनल सिंडिकेट। अब यहाँ वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता के घर पे आधार कार्ड मिले हैं। तो ये सब चीजें बताती है कि एक पूरा इकोसिस्टम हिल चुका है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आज मार्को रूबियो भी पहली बार भारत आते हैं, तो वो सीधा जाते हैं कलकत्ता, मिशनरीज ऑफ चैरिटीज में करते हैं। तो अमेरिका ने भी क्लियर कट वार्निंग दे दी है कि हम आपकी भले ही सरकार आ जाए पर हम आपके ऊपर नजर रखने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को एक तरह से बधाई भी दी है वेस्ट बंगाल जीतने में। वो दिस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ इंडिया, व्हाई आर दे बॉदर। सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश के अंदर अभी अमेरिका को एक तरह से पोर्ट एक्सेस मिल चुका है चिटागोंग का, और बांग्लादेश के पास जो समुद्र के अंदर जो हाइड्रोकार्बन है, क्रूड ऑयल और नेचुरल रिजर्व्स है, उसका एक्सप्लोरेशन राइट्स भी उनके पास है। और अब भारत ने भी एक तरह से वहां पर जो इंडियन ओशन रीजन में है, बे ऑफ बंगाल में, वहां पर उन्होंने भी अभी चालू कर रहे हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी दोनों मिलके वहां पर अभी हाइड्रोकार्बन्स के एक्सप्लोरेशन, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन के ऊपर एक तरह से वहां पर भी वो दोनों जने ट्राई कर रहे हैं कि अगर तेल मिले तो भारत तेल एक तरह से भारत तेल एक तरह से वहां पे ढूंढ सके। अब मार्को रूबियो भारत आए हैं, भारत आते ही बोलते हैं कि हम जो अमेरिका है, इंडिया को हम तेल और गैस बेचने के लिए रेडी है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज चल रहा है। ये पूरी जो कवायद है, इट इज लिंक टू द एनर्जी ट्रेड। वेनेजुएला की राष्ट्रपति भी भारत आ रही है। अब वेनेजुएला के पास जो क्रूड ऑयल है उसके अंदर सल्फर कंटेंट ज्यादा है। इसको इंडिया की जो रिफाइनरीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो ही रिफाइन कर सकती है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। तो अमेरिका ने एक तरह से वेनेजुएला का जो क्रूड है वो हथिया लिया है, पर उसको रिफाइनिंग नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है। तो इसके लिए वो भारत आ रहा है और भारत को बोल रहा है कि आप स्लो हो जाइए, वहां पे एक्सप्लोरेशन मत करिए, तो उनका माल बेचने के लिए। तो ये पूरी कवायद जो चल रही है, एक तरह से भारत को अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट बनाने की बात हो रही है। और वेनेजुएला अभी तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है ऑफ ऑयल। बिल्कुल, लेकिन उमेश जी, अगर हम वापस इसकी बात करते हैं, जो पीएसएफ और बीजेपी के बीच में ये सब झड़प हो रही है, सवाल ये है कि जब सर्वे भारत की जमीन पर हो रहा है तो इतना विरोध बांग्लादेश की तरफ से क्यों आ रहा है? क्या बॉर्डर फेंसिंग को लेकर जो भारत और बांग्लादेश के बीच में मतभेद शुरू हो रहे हैं, उसके पीछे का असल कारण क्या आप देख पा रहे हैं? जब भारत अपनी जमीन में सारा सर्वे कर रहा है तो इतनी ज्यादा झड़प, इतनी ज्यादा बेचैनी पूरे बांग्लादेश में क्यों नजर आ रही है? युवा से लेके मौलाना तक, जमात तक, हर कोई इतना बेचैन, इतना परेशान है कि मतलब ना पूछे। देखिए, गलती भारत की है ना।
आपको जब आपने जब इंडिपेंडेंस करवाया था उस समय बहुत सारे लोग आए थे 1970s या 69 में आ रहे थे, उसी समय फेंसिंग करने की जरूरत थी। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार ने कुछ किया नहीं। और नहीं, उसके या बाद तो आप फेंसिंग कर लेते, चिकन नेक चौड़ी कर लेते, या फिर आप उसको मर्ज कर लेते। दो ही ये ऑप्शन थे था वो सब कर सकते जो थे, पर मतलब उनमें, हमारी उसमें से सर, कुछ भी नहीं किया गया। हमारी हमने कहा सरकार भाई जो चिकन नेक को और थोड़ा सा गलियारा बना दीजिए आप, और ले ली, मतलब आपने अपने रिसोर्सेस सेना सब कुछ खर्च करके आज अपने लिए इतना बड़ा एडवर्सरी खड़ा कर लिया कि यहाँ पर चाइना भी आता है, यहाँ पर यूएस भी आता है, यहाँ पे पाकिस्तान भी आ रहा है, सब कोई हमारे विरोध में सारी चीजें करते हुए नजर आते हैं। टर्की भी आ चुका है, टर्की के हाँ, टर्की ड्रोन्स तो भी। ऑफकोर्स सही। हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये एक तरह से कांग्रेस सरकार की एक बहुत बड़ी एक तरह से विफलता है। तो इंदिरा गांधी जिनको आयरन लेडी बोला जाता है, अब वो क्या बात की आयरन लेडी है मुझे समझ में नहीं आता। इतनी तो दूरदर्शिता रहनी चाहिए थी कि अपना बॉर्डर बढ़ा लेते। जो नरेंद्र मोदी जी जो बात कर रहे हैं 2047 विश्व गुरु बनने का, भारत को एक महाशक्ति बनने का, वैसा विजन नहीं था उन लोगों के अंदर। कांग्रेस सरकार के अंदर तो ये तो युद्ध हम जीते थे क्योंकि उस समय के जनरल करियप्पा ने ये जीता था वॉर। इंदिरा गांधी ने तो कुछ भी नहीं किया था। इंदिरा गांधी तो एक तरह से बोल रही थी कि जल्दी अटैक कर लेते हैं। ये तो पूरी प्लानिंग जो है हमारी इंडियन आर्मी ने की थी, और वो भी एक तरह से इंडिया इंदिरा गांधी को उस समय अपोज किया था। सॉरी, जनरल मानेकशॉ ने किया था। अब मैं ये बता रहा हूँ, सैम मानेकशॉ ने किया था। हाँ, एग्जैक्टली। तो हाँ, तो वो श्याम मानेकशॉ ने किया था। और मेरा ये मानना है कि ये जो विक्ट्री है, दिस वाज अ सुपीरियर इंडियन आर्मी व्हिच फोर्स 93,000 पाकिस्तान फोर्सेस टू सरेंडर इन 14 डेज। इतना मतलब स्ट्रेटेजिक विक्ट्री रख के भी हमने कुछ नहीं किया। और बांग्लादेश अब एक तरह से उधर जो क्रिमिनल एंटरप्राइज चला रहा है, जिहादी क्रिमिनल एंटरप्राइज चला रहा है, इंटरनेशनल एंटरप्राइज चला रहा है, वो सारा इकोसिस्टम फर्क पड़ रहा है। अभी जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको फंडिंग नहीं कर पाएंगे। फंडिंग कैसे करेंगे? फेक करेंसी कैसे भारत के अंदर डालेंगे? नारकोटिक स्मगलिंग कैसे होगी? वेपन स्मगलिंग कैसे होगी? ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है, बच्चियां स्मगलिंग होती है। आपको ये भी बता देता हूँ, ह्यूमन नेपाल से। स्मगलिंग, ऑर्गन ट्रेडिंग, क्या कुछ नहीं हो रहा, नशा, सब कुछ। बरोबर अंबर जी, दिस इज द रीजन। इसके कारण वहां पर माहौल टेंस हो चुका है। पर भारत ने तो क्लियर कट बोल दिया कि हम तो करेंगे। और वहां पर अभी सिचुएशन टेंस है, और स्मार्ट बॉर्डर भी लगेंगे। और जितना ज्यादा टेंस होता है उतना जल्दी काम होगा। मैं तो बोलता हूँ एक तरह से फुल फ्लेज वॉर भी हो जाए एक बार तो अच्छा ही होगा। उस समय इनको इनकी औकात मालूम पड़ जाएगी। और आगे भी बता देता हूँ कि इसके बाद इसको तो इश्यू क्या उमेश जी, चिकन स्नैक को एलिफेंट स्नैक बनाने का मौका मिल सकता है क्या? वो करना ही पड़ेगा। लाल मोनीरहट को उन्होंने अभी एक तरह से स्टैंडिंग बेस बना दिया है, वहां पे रेडार्स लगा दिए, हैंगर्स बना दिया है। तो वो लोग तो तैयारी कर रहे हैं, हमें भी तैयारी करनी पड़ेगी। वी विल हैव अ वॉर विद बांग्लादेश। रेडी रहना चाहिए। जिस दिन रेडी होना चाहिए उस दिन हमको एक तरह से कौन सी एरियाज चाहिए सब मार्क कर देना चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों को, हमारे लोगों को वहां पर एक तरह से घुसाना चालू कर देना चाहिए जिस एरिया को हम बांग्लादेश की लेना चाहते हैं। वी शुड बी प्लानिंग ऑल दिस थिंग्स। मेरा ये मानना है बांग्लादेश के साथ वॉर होगा, डेफिनेटली होगा, मैं आपको बता देता हूँ। और दिस टाइम इट विल नॉट बी पीओजे के, तो हमको ऐसे ही आ जाएगा। द रियल वॉर विल बी इन द नॉर्थ ईस्ट। और वहां पर आप देखेंगे साइमल्टेनियस अटैक होने वाला है फ्रॉम चाइना एंड बांग्लादेश। बहुत पूरी तरीके से सब लोग वहां पर एक तरह से रिसोर्सेस पुल डाउन कर रहे हैं। और एक तरह से हमें वहां पर नेपाल के अंदर जो है बलेन शाह की सरकार को भी मजा चकाने की जरूरत है। जो प्रो चाइना टिल्ट ले रहे हैं तो उन्हें भी मजा चकाने की जरूरत है। तो भारत को हॉट एंड कोल्ड पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो क्या उमेश जी ये कह सकते हैं कि खतरा सिर्फ अनफेंस्ड बॉर्डर का, या फिर किसकी कितनी जमीन है, या जो तारें खींची जा रही हैं सिर्फ उनका नहीं, खतरा ज्यादा बड़ा हो सकता है जो शायद इंटेल हमारे ऑफ कोर्स जो एजेंसीज हैं उनके पास हो सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रांगली भारत ईस्टर्न बॉर्डर पर पुश कर रहा है सारी चीजें। जरूर, ये बहुत बड़ा खतरा हो चुका है अंबर जी। और मेरे हिसाब से भारत सरकार जो है अपना ईस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न कोस्ट को और ग्रीन
जो अंडमान का अंदर निकोबार ग्रीन टर्मिनल पोर्ट है, जिसको 81,000 करोड़ पे भारत बना रहा है, वहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहा है, एक बहुत बड़ा सिटी भी बना रहा है। उससे एक तरह से पूरा जो सिक्योरिटी अपैरेटस है वो हिल चुका है, क्योंकि भारत को एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट मिल जाएगा जिससे वो पूरा इंडो पैसिफिक को कंट्रोल कर पाएगा। दिस इज द रीजन कि भारत के बैकयार्ड में प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है, ताकि भारत ग्रीन निकोबार टर्मिनल को डेवलप ना कर सके। दिस इज द रियल रीजन एज वेल। बिल्कुल। और बॉर्डर पर खींची जा रही तार जो है वो सिर्फ लोहे की फेंसिंग नहीं होती है, वो एक देश की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटेंट का प्रतीक होती है। 3 बीघा कॉरिडोर में जो कुछ हुआ उसने एक बात तो साफ कर दी है कि इंडिया अब अपनी ईस्टर्न बॉर्डर को लेकर किसी भी तरह की कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। लेकिन जब एक सर्वे ऑपरेशन भी बॉर्डर स्टैंड ऑफ में बदलने लगे तो सवाल उठने लाजमी है कि क्या ये सिर्फ फेंसिंग का विवाद है या फिर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर एक नए स्ट्रेटेजिक चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में फेंसिंग भी आगे बढ़ेगी, सिक्योरिटी भी मजबूत होगी, लेकिन साथ ही जो पूरे देश की नजर रहेगी उस बॉर्डर पर जहां हर कदम अब नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सरहद पर होने वाली हर हलचल देश के भविष्य की कहानी लिखती है। वीर जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम। मुझे बहुत